लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, प्रणाम, आदर, अभिनंदन, आभार। मैं हूं सुधांशु तिवारी और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य का गोल अचीवर में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और बेहतर हैं। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं हिंदी विषय का प्रश्न पत्र। डीएलएड 2020 का जो पेपर हुआ था उसमें हिंदी विषय का प्रश्न पत्र किस प्रकार से आया था। आज हम पूरे प्रश्न पत्र का एक बेहतरीन एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि पूरे प्रश्न पत्र का हल क्या है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि इस चैनल पर जब भी इस प्रकार की वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। इस चैनल पर विभिन्न विषयों के बहुत सारे प्रश्न पत्र आ चुके हैं। आप लोग जाइए उनका सोल्यूशन देखिए और अपनी तैयारी और बेहतर करिए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे हिंदी विषय का प्रश्न पत्र। देखिए प्रश्न पत्र जो है 1 घंटे का होता है, पूर्णांक 25 नंबर का होता है। पहले 5 प्रश्न आपके जो है बहुविकल्पीय रहते हैं। उसके बाद अतिलघु उत्तरीय होते हैं जिन्हें लगभग 30 शब्दों में लिखना होता है, और उसके बाद होते हैं जो लघु उत्तरीय होते हैं उन्हें 50 शब्दों में लिखना होता है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। वर्ग में आने वाले वर्ण, प्रश्न है आपका पहला, वर्ग में आने वाले वर्ण कौन से हैं। तो प्रश्न थोड़ा सा और हम इसको स्पष्ट कर देते हैं। लिखा है एक ही वर्ग में आने वाले वर्ण को हमें चुनना है। जो 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, का चा टा, का खा, का गा घा, का चा खा और या का खा बा। तो हमें ऐसे प्रश्नों को ऐसे वर्णों को इसमें से छांटना है जो एक ही वर्ग में आते हैं। जैसे का वर्ग की बात करें अगर हम, तो का में का खा गा घा अंगा होता है। तो पूरा एक ही वर्ग में आने वाले वर्णों को हमें इसमें पहचानना है। तो अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो इसमें का, उसके बाद खा आता है, फिर गा आता है, फिर घा आता है, फिर अंगा आता है। तो ये तीनों हैं एक ही वर्ग के हैं। तो हमें लगता है यही ऑप्शन आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, हमें यही बताना है। तो पहला है आपका कुमुदनी, फिर कुमुदनी, फिर कुमिदनी, फिर या कुमदुनी है। तो देखिए कुमुदनी जो शुद्ध लिखा जाता है, मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। ऐसे लिखा जाता है, ये आपका ऐसे कुमुदनी लिखा जाता है। तो अगर आप इसमें से शुद्ध पहचानेंगे तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है यही वाला शुद्ध लिखा हुआ कुमुदनी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बा का उच्चारण हमें बताना है। तो देखिए अगर आप बा का उच्चारण करें अपने मुख से, तो बा जो है ओठों के द्वारा इसका उच्चारण हो रहा है। पा फा बा भा मा, ये जो पा वर्ग होता है पूरा वो ओष्ठ का होता है। तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम शब्द बताना है। तो देखिए कृतज्ञ जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है उपकार मानने वाला, यानी कोई आपके ऊपर कोई उपकार कर रहा है तो उसको मानिए आप, वो होता है कृतज्ञ, यानी एहसान मानने वाला या उपकार मानने वाला। तो इसका ठीक विलोम होगा जो आपका एहसान या उपकार ना मानता हो, उसे कहते हैं कृतज्ञ। तो यानी आपका जो है चौथा ऑप्शन इसका भी सही रहेगा, ये वाला ऑप्शन। कृतज्ञ मतलब होता है जो उपकार माने और कृतज्ञ मतलब होता है जो उपकार ना माने, यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो पहले कगीन हुआ हो, देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ये लिखा रहेगा जो पहले कभी ना हुआ हो। इसका मैं जवाब ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हुआ, तो बाद में समझ में आया कि ये प्रश्न गलत लिखा हुआ है। जो पहले कभी ना हुआ हो ये लिखा हुआ है। इसमें लिखा है जो पहले कगीन हुआ हो। कगीन हालांकि हिंदी साहित्य में पूरा कोई शब्द ही नहीं होता है। तो प्रश्न ये है कि जो पहले कभी ना हुआ हो। तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसकी बात करेंगे हम, तो वो होगा अभूतपूर्व, यानी जो इसके पहले ठीक कभी ना हुआ हो। इसमें से अद्भुत, अपूर्व, अनुपम ये नहीं होगा, केवल दूसरा ऑप्शन आपका सही है, जो पहले कभी ना हुआ हो यानी अभूतपूर्व। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखिए छठवां प्रश्न है आपका, स्वर किसे कहते हैं। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें, उदाहरण भी देना है हमें। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, यानी ये स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं, स्वर कहलाते हैं। जैसे अगर हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन स्वर ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं। जैसे आपका छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ, री, ए आय ओ आओ, अंग, यहाँ तक जितना भी होता है ये सब स्वर होते हैं। इन्हीं की हमें उदाहरण देना है और यही लिख देना है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो आपके स्वर कहलाते हैं। और छोटा से अंगा तक जितने भी होते हैं सब स्वर हैं आपके। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वर ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। प्रश्न है ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, कितने होते हैं और किसे कहते हैं, तो ये हमें लिखना है। तो अगर ऊष्म व्यंजन की बात करें, ऊष्म व्यंजन कुल मिला के 4 होते हैं। और अगर इसकी परिभाषा की अगर आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे व्यंजन या ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है या ऊष्मा निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे आपके ऊष्म व्यंजन है शा, 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 हा, यानी आपका मूर्ध
मूर्धन्य सा, तालव्य सा और दंत सा, तीनों सा और हा, ये सब ऊष्म व्यंजन आते हैं, यानी ऊष्म व्यंजन कुल मिला के 4 होते हैं, ये आपके लिखे हुए हैं। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब अगर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, हमें देखिए अतिथि एवं अभूत का पर्यायवाची लिखना है। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द अगर आपका आए तो आपको याद हो तो आप लिख सकते हैं आराम से। अब अतिथि का जो होता है वो होता है मेहमान या आगंतुक लिख सकते हैं आप, आगंतुक लिख दीजिए। उसके बाद आप पाहुना भी लिख सकते हैं। तो मेहमान आगंतुक जो होते हैं वो आपके अतिथि होते हैं। अगर आप बात करें कि जो है इनकी अभूत क्या होता है, तो अभूत का जो पर्यायवाची होता है वो होता है जो वर्तमान दौर चल रहा है, इसे कहते हैं अभूत, यानी वर्तमान, आज, ये सब आपके अभूत का पर्यायवाची है। वर्तमान, आज और या मौजूद, ये भी आप कह सकते हैं। मौजूद जो है वर्तमान में वो आपका अभूत होता है। तो इस प्रकार से आप अतिथि का दो मेहमान, आगंतुक या पाहुना लिख सकते हैं, और अभूत का मतलब होता है वर्तमान दौर जो चल रहा है, मौजूद या आज, ये अभूत का पर्यायवाची होता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपके, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यानी जिसके समान कोई दूसरा ना हो वो होता है अद्वितीय, यानी जिससे कोई दूसरा ना हो वो होता है अद्वितीय। तो ये हमें एक शब्द लिखना था और आपको केवल उतना ही लिखना है जितना क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि टाइम 1 घंटे का होता है। 1 घंटे में हमें 18 प्रश्न करने रहते हैं। अब देखिए अगला है, अंधों में कान्हा राजा का आशय स्पष्ट कीजिए। तो अंधों में कान्हा राजा का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति जितने भी होते हैं उनमें से जो थोड़ा बहुत भी ज्ञानी होता है, मूर्ख व्यक्तियों में थोड़ा बहुत ज्ञानी या ज्ञान रखने वाला व्यक्ति सम्मान का पात्र होता है। मूर्ख व्यक्तियों में अल्प ज्ञान रखने वाला व्यक्ति सम्मान का पात्र होता है। यही होता है अंधों में कान्हा राजा, रखने वाला सम्मान पात्र होता है। तो अंधों में कान्हा राजा का यही स्पष्ट होता है आशय कि मूर्ख व्यक्तियों में जो थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखता है वो सम्मान का पात्र होता है, वही उसे कहते हैं अंधों में कान्हा राजा। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, अनुलेख किसे कहते हैं। तो देखिए लेख जो हमारे होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मैं तीनों आपको यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ। पहला होता है श्रुतलेख, सुलेख, अनुलेख। अब अगर बात करते हैं सुलेख की, तो सुलेख मतलब होता है सुंदर लिखावट, ठीक है। श्रुतलेख मतलब होता है सुनकर लिखना। सुलेख मतलब होता है सुंदर लिखावट यानी अच्छी लिखावट, श्रुतलेख मतलब होता है सुंदर लिखना, और अनुलेख मतलब होता है अनुसरण करके लिखना। तो यहाँ पे हमें अनुलेख यानी यही पूछा जा रहा है, तो हम इसी की बात करते हैं। अनुलेख मतलब होता है कोई चीज़ अगर लिखा हुआ है, चाहे आप क्लास में अगर अपने व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड से देख कर लिख रहे हैं तो आपका अनुलेख के अंतर्गत आएगा। अगर आप अपनी किताब या कॉपी से कोई चीज़ नोट कर रहे हैं तो वो आपका अनुलेख आएगा। अनुलेख मतलब होता है कि किसी का अनुसरण करते हुए यानी देख के लिखना आपका अनुलेख के अंतर्गत आता है। उम्मीद करते हैं आपको तीनों लोग समझ में होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन का हमें उदाहरण भी देना है। तो देखिए व्यंजन ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, वो आपके व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। व्यंजन जो होते हैं बिना स्वर की सहायता की इनका उच्चारण ही नहीं हो पाता है। जैसे हम आपको उदाहरण भी देते हैं, अगर का बोल रहे हैं, जैसे का एक व्यंजन है, इसका अगर आप उच्चारण करेंगे या इसको विच्छेद करेंगे तो ये का ऐसे रहता है, उसमें ये आ व्यंजन आ स्वर लगा हुआ है। खा कोई भी अगर आप व्यंजन लेंगे तो उसमें जो है स्वर साथ में लगा हुआ होता है, बिना स्वर के व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं तो अंतस्थ व्यंजन कुल मिला के 4 होते हैं। उदाहरण देना हमें खाली, तो या, रा, ला, वा। अगर इनकी परिभाषा पूछी जाए तो ऐसा परिभाषा बोला जाता है कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा जो है किसी अन्य भाग से, मुख के किसी अवयव से नहीं टकराती है, वो आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, या, रा, ला, वा। अब अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। देखिए फिर हमें पर्यायवाची लिखना है, तो पर्यायवाची शब्दों को आप ध्यान से देखिए। सरस्वती ये जो है ज्ञान की देवी होती हैं, तो इनका पर्यायवाची लिखना है, तो आप इनका ज्ञानदायिनी भी लिख सकते हैं। सीधा सी परिभाषा ज्ञानदायिनी लिख दीजिए आप लोग। ये हंसवाहिनी चूँकि हंस की सवारी करती हैं, तो ये हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी। एक आप लोगों ने प्रार्थना भी बचपन में याद किया होगा, हंसवाहिनी हो गया, ज्ञानदायिनी हो गया। और आप जो है लिख सकते हैं बीड़ा पाड़ी, क्योंकि ये बीड़ा भी लिए होती हैं, तो इनका नाम होता है बीड़ा पाड़ी। तो हमें 2 ही लिखना था, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, हंसवाहिनी, ज्ञानदायिनी, बीड़ा पाड़ी। यानी जो ज्ञान की देने वाली देवी है उन्हें हंस सरस्वती कहते हैं। हंसवाहिनी जो हंस जिनका वाहन है उन्हें भी सरस्वती कहते हैं। बीड़ा पाड़ी मतलब जो बीड़ा लिए हुए हैं वो सरस्वती। अब बसंत की बात करते हैं, तो देखिए बसंत जो होता है उसे ऋतुराज कहा जाता है। ऋतुओं का राजा वही होता है बसंत, तो इसे आप ऋतुराज भी कह सकते हैं, या एक नाम और होता है मधुमास। ये धा लिखा हुआ है आपका, मधु
मास, ये होता है बसंत का पर्यायवाची, ऋतुराज या मधुमास। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अल्प प्राण एवं महाप्राण ध्वनियों से आप क्या समझते हैं? तो अगर हम अल्प प्राण की बात करें तो अल्प प्राण ध्वनियाँ वो ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण करते समय बहुत कम हवा निकलती है मुख से, वो अल्प प्राण होती हैं, मतलब जिनका उच्चारण जल्दी से हो जाता है। जैसे आप कावर की बात करें, का है, गा है और अंगा है, ये जो है अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। और महाप्राण की बात करें तो ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हमें ज़्यादा समय लगता है, वो आपकी महाप्राण कहलाती हैं। जैसे हम का वर्ग में ही देख लें, अगर खा है और घा है तो ये जो है महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। अब अगर आप इनकी नंबरिंग करें, पहला, तीसरा होता है, ये होता है पाँचवा। का वर्ग में अगर हम खाली देखें, ये होता है दूसरा और ये होता है चौथा। तो अगर आप इसी प्रकार से का वर्ग के अलावा और अन्य वर्गों में भी जाएंगे, का, चा, टा, ता, पा, उसमें भी पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्पप्राण माने जाते हैं। और दूसरा और चौथा वर्ग जितने भी होते हैं स्पर्श व्यंजन के, आपके जितने 25 होते हैं, सब में वो सभी जो है महाप्राण कहलाते हैं। और पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्पप्राण कहलाते हैं। यानी जिनका उच्चारण करते समय मुख से बहुत कम हवा निकलती है वो अल्पप्राण होते हैं, और जिनका उच्चारण करते समय मुख से ज़्यादा हवा निकलती है वो महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सात स्वर मतलब होता है स्वरों के साथ, ठीक है। प्रश्न से स्पष्ट है कि सात स्वर मतलब हो गया स्वरों के साथ। वाचन मतलब होता है पढ़ना, तो स्वरों के साथ पढ़ना ही आपका षट्स्वर वाचन कहलाता है। यही इसकी परिभाषा होती है, स्वरों के साथ वाचन करना या पढ़ना आपका षट्स्वर वाचन कहलाता है। अब है प्रश्न, भाषा शिक्षण में षट्स्वर वाचन का उद्देश्य और महत्व लिखिए। तो अगर हम उद्देश्य में बात करें तो उद्देश्य में आप लिख सकते हैं शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास होता है, ठीक है। शुद्ध उच्चारण की क्षमता का विकास होता है बच्चों में, और जो है समान ध्वनियाँ होती हैं उनमें अंतर पता चल जाता है, समान ध्वनियों में अंतर, और जो स्वरों में उतार चढ़ाव होता है उसमें वो अंतर जान पाता है। यानी शुद्ध उच्चारण की क्षमता के विकास हो जाता है, समान ध्वनियों में अंतर जान जाता है बच्चा, उतार चढ़ाव में जो स्वरों में उतार चढ़ाव होता है उसके बारे में जान जाता है, और शुद्ध पढ़ने की क्षमता का विकास हो जाता है। ये सब उद्देश्य होते हैं जो है भाषा शिक्षण में षट्स्वर वाचन के उद्देश्य होते हैं। शुद्ध जो है शुद्ध रूप से पढ़ने की क्षमता का विकास होता है, तो ये आप लिख सकते हैं। और जो है समान ध्वनियाँ होती हैं उनमें अंतर जान जाता है, तो ये आपके उद्देश्य हो गए। और महत्व में भी आप यही लिख सकते हैं कि बच्चा जो है, बच्चों में जो है समान ध्वनियाँ जो होती हैं उनके बीच अंतर पता चलता है, स्वरों में उतार चढ़ाव होता है बच्चा ये भी जान लेता है, और जो है स्वरों सहित वाचन की क्षमता का विकास होता है, शुद्ध उच्चारण जान जाता है बच्चा, और जो है शुद्ध पढ़ने की क्षमता का विकास हो जाता है। कुल मिला के षट्स्वर वाचन का मतलब यही होता है कि शुद्ध उच्चारण और शुद्ध पढ़ने की क्षमता का विकास उसके अंदर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब अगला प्रश्न है, पूर्ण विराम एवं विस्मयादि बोधक चिन्ह में क्या अंतर है? तो देखिए, पूर्ण विराम अक्सर हम देखते हैं लगभग ऐसे वाक्यों के पीछे लगता है जहाँ पर वाक्य का भाव या अर्थ जो है पूर्ण रूप से प्रकट होता है, वहाँ पे पूर्ण विराम लगाते हैं। यानी सेंटेंस आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो रहा है, वहाँ पे पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे रमेश पढ़ता है, तो यहाँ पे उसका आशय स्पष्ट है कि रमेश पढ़ता है, तो यहाँ पे हमारा पूर्ण विराम लगता है। अब अगर विस्मयादि बोधक की बात करें तो विस्मयादि बोधक में अगर जहाँ पे हमारा हर्ष, भय, क्रोध, प्रेम, आश्चर्य ये सब भाव होते हैं, हर्ष हुआ, प्रेम हुआ, भय, क्रोध, आश्चर्य, ये सब जितने भी भाव होते हैं इनका बोध कराने के लिए वाक्य के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का लगाते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह यही होता है कि पूर्ण विराम के बाद नीचे एक बिंदी लगा दी जाती है, यही होता है पूर्ण विराम। अगर हम इसके विस्मयादि, माफ कीजिएगा, ये होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब अगर विस्मयादि बोधक चिन्ह की बात करें, जैसे आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ रहा है, तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो मेहनत नहीं किए होंगे, तो वो अपना रिजल्ट देखेंगे तो ऐसे चौंकेंगे कि अरे मैं तो पास हो गया, तो यहाँ भी ये विस्मयादि बोधक लगेगा, अरे मैं पास हो गया। तो यहाँ पे जो है, अब बहुत लोग जो मेहनत किए होंगे उनका नंबर कम आया होगा, तो वो कहेंगे अरे इतना नंबर कम कैसे आया। तो इस प्रकार से हम ये आज का लाइव उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे रिजल्ट आया है आज, तो बहुत लोग देखे हैं तो कहेंगे अरे मैं तो पास हो गया, जो मेहनत नहीं किए थे। और जो मेहनत किए होंगे उनका नंबर कम आएगा, वो भी चौंकेंगे। वहाँ पे भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग होगा। इसी प्रकार से हम इस चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यानी जहाँ पे हमारा हर्ष, भय, क्रोध, प्रेम, आश्चर्य का भाव होता है, तो उस भाव का विरोध कराने के लिए हम जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग करते हैं। और जो पूर्ण विराम होता है वहाँ पे जो वाक्य रहता है उसका भाव पूर्ण रूप से प्रकट रहता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा में विराम चिन्हों की आवश्यकता व महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी हिंदी भाषा में विराम चिन्हों की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसका महत्व क्या है, ये हमें बताना है।
तो देखिए भाव और विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट करने के लिए हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। अगर हम विराम चिन्ह नहीं लगाएंगे तो वहाँ पे भाव स्पष्ट नहीं रहेंगे। जैसे अब यहाँ पे मैं आपको एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, रुको मत जाओ, ये वाक्य लिखा है। अब यहाँ पे हमें अल्प विराम लगा दिए यहाँ पे, तो ये लिखा है रुको यानी मत जाओ, कहा जा रहा है कि रुको मत जाओ। और अगर हम अगला वाक्य लिखें तो रुको मत जाओ, देखिए वाक्य वही है लेकिन यहाँ पे विराम चिन्ह का जगह स्थान बदल दिया गया है तो वाक्य का अर्थ अलग निकल रहा है। पहला वाक्य है रुको मत जाओ, यानी इसमें कहा जा रहा है कि किसी को रोका जा रहा है कि रुक जाओ, आज रुको मत जाओ। और दूसरा है रुको मत जाओ यानी रुको मत जाओ, उनको भेजा जा रहा है जबरदस्ती। इसी प्रकार से जो है भाषा में विराम चिन्हों का महत्व आप लोग इस उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो अगर परिभाषा लिखनी है कि विराम चिन्हों की आवश्यकता महत्व क्या पड़ा, तो भाव और विचारों को स्पष्ट करने के लिए, वाक्यों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, वाक्यों में जो है स्वरों के उतार चढ़ाव के लिए और भाषा की शुद्धता के लिए, यानी भाषा शुद्धता के लिए जो है विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है और शुद्ध उच्चारण के लिए, विचारों को स्पष्ट करने के लिए, ये सब आपके जो है होते हैं, इनकी आवश्यकता पड़ी। विचारों की स्पष्टता के लिए लिख सकते हैं आप, वाक्य का स्पष्ट अर्थ बताने के लिए, भाषा की शुद्धता के लिए, ये सब जो कारण हैं, ये इससे इसकी महत्वता पड़ी कि वहाँ पे हमें पूर्ण विराम या जितने भी विराम चिन्ह हैं उनकी आवश्यकता पड़ी। अब किसी एक विराम चिन्ह का हमें उदाहरण लिखना है, जैसे आज ही का मैं विराम चिन्ह लूँगा क्योंकि आज रिजल्ट आया है, तो यहाँ पे ऐसे विस्मयादि बोधक चिन्ह रहेगा, अरे मैं पास हो गया, ये विस्मयादि बोधक है, ये आपको उदाहरण लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं विस्मयादि, अरे मतलब विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा क्योंकि यहाँ पे आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। अब आज का लास्ट प्रश्न है आपका, संयुक्त अक्षर छात्राज्ञा किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं, यानी छात्राज्ञा ये जो है संयुक्त अक्षर है यानी 2 वर्णों से मिलकर बने हैं, तो हमें यही बताना है। तो छा की बात करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कोई विच्छेद कर रहे हैं, ठीक है, तो केवल जो ये हलंत लगाते हैं हम खाली पहले आगे वाले वर्ड के साथ लगाते हैं। हमने देखा है कि बहुत लोग दोनों के साथ लगाए रहते हैं, ये गलत रहता है। हमें दोनों इसके साथ भी नहीं लगाना है, केवल हमें पहले वाले वर्ड के साथ लगाना है, ठीक है। तो ये आप लोग आगे से ध्यान रखिएगा। अगर हम ला की बात करते हैं, ये माफ कीजिएगा, ये त्रा है, संयुक्ताक्षर में त्रा होता है, तो ये त्रा जो है ता और रा से मिलकर बना है, लेकिन हलंत जो है ये ता के साथ लगेगा। और छात्रा ज्ञा, ज्ञा जो है ये आपका जा और इया से मिलकर बना है, तो ये तीनों संयुक्ताक्षर वर्ड थे। ये जो है छा आपका का और शा से मिलकर बना है, त्रा आपका ता प्लस रा से मिलकर, ता मतलब अगर हलंत लग गया है तो इसका मतलब ये आधा ही है, पूरा नहीं है। ज्ञा तो ये आधा जा प्लस इया से मिलकर बना है। तो इस प्रकार से हम जब भी उसको दर्शाते हैं कि किन किन वर्डों से मिलकर बना है, तो आगे वाला वर्ड है उसके नीचे हलंत लगाते हैं, जिससे कि पता चले कि इसका आधा ही उपयोग किया गया है, आधा ही इसका उच्चारण किया जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।